अब हम देखने जा रहे हैं प्रबंध का जो अगला कार्य है वो है संगठन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ परिभाषा को शामिल नहीं किया अभी। परिभाषा तो आप किसी भी गाइड में देख सकते हैं। अब संगठन की जो परिभाषा है वो 3 प्रकार से दी गई है। एक तो संगठन व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषा दी गई है अलग से, संगठन व्यक्तियों के आपसी संबंधों के ढांचे के रूप में परिभाषा दी गई है, और एक संगठन एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में इसके बारे में भी परिभाषा है। संगठन की विशेषता देखो, ये व्यक्तियों का समूह है, नेतृत्व के निर्देशों को शामिल होता है किया जाता है, प्रबंध का साधन एवं कार्य माना जाता है कौन, संगठन। और संगठन जो है वो श्रम, अधिकार और दायित्व का विभाजन करता है, आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है संगठन, अधिकारों की सीमा लिखी हुई होती है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो भी तय की, और क्रियात्मक प्रक्रिया माना जाता है। सुदृढ़ लक्ष्यों के आवश्यक तत्व और सिद्धांत कौन से हैं? एक तो है जो भी है लक्ष्य वो स्पष्ट होते हैं, मापने योग्य होते हैं, समयबद्ध होते हैं, क्या लक्ष्य, परिणाम प्रधान होते हैं, समरूपता होती है, वास्तविक और व्यवहारिक होते हैं, चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है, सरल एवं समझने योग्य है, सहभागिता होती है, लक्ष्यों की संप्रेषण इन सूचनाएं होती है, समय पर हितों का समायोजन भी उसमें होता है। उसके बाद है संगठन का जो महत्व है। महत्व में सबसे पहले प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, अधिकार और प्रत्यायोजन में सुविधा, संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक है, तकनीकी सुधारों का अधिकतम उपयोग है, मनुष्य के मानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहन है, सृजनशीलता को प्रोत्साहन है, मनोबल में वृद्धि है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन है, समन्वय में सुविधा होगी, कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन हो गया, नियंत्रण में सुविधा होगी, कार्य कुशलता में वृद्धि है, भ्रष्टाचार की समाप्ति है, संदेशवाहन में सफलता है, कर्मचारियों के आवागमन में क्या होती है, कमी। संगठन की जो विचारधारा है, जैसे चिर प्रतिष्ठित विचारधारा एडम स्मिथ ने दी है, नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा हॉवथॉर्न्स ने दी है, तुलनात्मक विचारधारा प्रोफेसर अर्नेस्ट डेल ने दी है, आधुनिक विचारधारा एडम स्मिथ की है वैसे तो, निर्णय विचारधारा हर्बर्ट साइमन है, गलन प्रक्रिया बेके तथा आर्गिरिस है। औपचारिक जो संगठन है, चेस्टर बर्नार्ड ने परिभाषा दी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समन्वित किया जाता है। अब इसकी लक्षण या विशेषता औपचारिक के क्या है इसकी विशेषता या इसके लक्षण। तो सबसे पहले देखो, जानबूझकर और सोच समझकर किया जाता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर होता है, अव्यक्तिगत संगठन माना जाता है औपचारिक, प्राधिकारों का दायित्व आपसी संबंधों स्पष्ट होते हैं, नीति नियम कार्य प्रक्रियाओं प्रणाली के आधार पर होता है, और आदेश की एकता होती है। अब इसके लाभ, अगर औपचारिक जो संगठन है उसके लाभ कौन से, आपसी मतभेद नहीं होता है इसमें, क्योंकि जो भी है दायित्व वगैरह वो पहले से स्पष्ट होते हैं, कार्य का दोहराव नहीं होता, सही परिणाम निश्चित होते हैं, पक्षपात के अवसर समाप्त होते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल है, पहल भावना सीमित है, अनावश्यक अधिकारों का उपयोग, संगठन यंत्रवत। अनौपचारिक संगठन, पहला तो है लक्षण, फिर लाभ है उसकी हानि। लक्षण होता है स्वतः बनते हैं, सामाजिक संगठन है, सभी स्तरों पर नियम लिखित नहीं है। इसके अनौपचारिक के आंतरिक भाग है, संगठन पर थोप दिया गया। लाभ क्या है, अपनत्व की भावना होती है इसमें, कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं, स्वाभिमान और अहंकारी की आवश्यकता होती है, शक्ति में अभिवृद्धि का आभास है, मानसिक तनाव को सहने में आसानी है, भीड़ तंत्र और भेड़चाल में क्या है, विनाशकारी प्रकृति है, उत्पादकता वृद्धि की योजना है, परिवर्तन का विरोध है, संगठन के उद्देश्यों में विरोधाभास है। औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है, जैसे उत्पत्ति अधिकार का इसमें क्या हो जाए, प्रत्यायोजन होगा, आपसी सामाजिक संबंधों का परिणाम है, आधार कौन सा, अधिकार और कार्य, व्यक्ति और आपसी संबंध हो गया, निर्माण है योजनाबद्ध और निर्माण स्तर, अधिकार कौन सा है, औपचारिक अनौपचारिक, लिखित नियम जो होते हैं इसमें लिखित होते हैं, किसमें हो जाए, नियम अधिकार दायित्व लिखित है, इसमें लिखित नहीं होते हैं, दिशा इसमें ऊपर से नीचे की, इसमें कोई दिशा नहीं है, उद्देश्य प्राप्त है, मानसिक और सामाजिक संतुष्टि होती है इसमें, स्थायित्व है, ये स्थायी और दीर्घकाल होता है, ये अल्पकाल का है, स्थिति ये आदर्श रूप है, ये वास्तविक रूप है, प्रकृति ये अव्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है, कौन सा, ये इन दोनों की औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर है। अब संगठन के जो सिद्धांत है, पहला उद्देश्य का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ग्रेकुनाज ने दिया है, व्याख्या का सिद्धांत, आदेश का सोपानिक सिद्धांत, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, अधिकार व दायित्व का सिद्धांत, अंतिम दायित्व का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत टेलर ने दिया है, एक आत्मनिर्देश का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, ये तो हो गई सिद्धांत। अब है संगठन की प्रक्रिया, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है,
कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजित होता है, क्रियाओं का समूहीकरण होता है, कर्तव्यों की व्याख्या होती है और योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना, भौतिक साधन और वातावरण उपलब्ध करवाना, अधिकारों का प्रत्यायोजन और आपसी संबंधों का निर्धारण होता है इसमें। उसके बाद संगठन में है संरचना, क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, संबंध विश्लेषण। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व है। संगठन के उद्देश्य, संगठन का आकार, संस्था की संचालिक क्रियाएं, प्रबंधकीय कार्य, चातुर्य, सामाजिक और मानवीय आवश्यकता, विकास का जो स्तर होता है वो प्रभावित करता है। संगठन में विभागीकरण हो गया, प्रबंधकों की नीतियाँ हो गई, उच्च प्रबंधकों की योग्यता और क्षमता हो गई, बाजार का प्रकार हो गया, प्रतिस्पर्धी स्थिति हो गई, प्रथा एवं परंपरा, पद, समता और नियंत्रण का विस्तार, ये है प्रभावित करने वाले। अब संगठन के जो प्रारूप है उसमें पहला है लाइन या रेखा संगठन। सरलतम संगठन का प्रारूप है, ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन प्रारूप है। इसे सैनिक संगठन, उदग्र, लंबवत संगठन भी कहते हैं। रेखा संगठन के दो प्रकार है, शुद्ध रेखा संगठन और विभागीय रेखा संगठन। अब इसके लाभ, लक्षण, लाभ, दोष। रेखा संगठन के लक्षण, आदेश ऊपर से नीचे, अधिकार और अधीनस्थों में लंबवत संबंध, आदेश की एकता, दायित्व या सर्वोच्च अधिकारी का विशिष्टीकरण इसमें नहीं पाया जाता है। लाभ, एक तो मितव्ययता, सरल अधिकारों का केंद्रीकरण, निर्णय शीघ्र, प्रबंधकीय योग्यता का विकास, एकात्मक नियंत्रण, लचीलापन, अनुशासन, शीघ्र संदेशवान, प्रत्यक्ष संपर्क और समन्वय। दोष, विशिष्टीकरण का अभाव होता है इसमें और उत्तरदायित्व का बोझ, पर्याप्त लोच का अभाव, विस्तृत व्यवसाय ग्रह के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है और कार्य स्वतंत्रता समाप्त है। रेखा स्टाफ यानी विशेषज्ञ संगठन, अधिकारियों को परामर्श देने के लिए विशिष्ट कर्मचारी या विशेषज्ञ होते हैं। लक्षण यानी विशेषता, विशिष्ट विशेषज्ञ होते हैं, परामर्श मापना बाध्य नहीं है, मानना, परामर्श के लिए उत्तरदायी, निर्णय अधिक ठोस है, कार्य का बोझ हल्का हो जाता है, आदेश लंबवत माने जाते हैं। अब इसके लाभ, शीघ्र अच्छे कार्य, विशिष्टीकरण माने जाते हैं, बोझ हल्का हो जाता है, योग्यता है, पदोन्नति है, मितव्ययता पूर्ण होता है, केंद्रीकरण पाया जाता है। दोष, मतभेद हो सकता है, उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है, सलाह मानना आवश्यक नहीं है, निष्पादन की अवधि समय, निष्पादन में अधिक समय लगता है काम पूरा करने में। क्रियात्मक संगठन देने वाले थे टेलर, कार्य में प्रत्येक भाग के लिए विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति नियुक्त, प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति अपने संबंधी कार्य को करवाने के आदेश और निर्देश दे सकता है, वो है क्रियात्मक। यह लक्षण है, कार्य को विभाजन हो गया, कार्य के लिए एक विशेषज्ञ हो गया, स्वयं ही आदेश और निर्देश अधिकार है। लाभ के, निर्णय शीघ्र हो सी, क्रियान्वयन और नियंत्रण सरल हुआ, मितव्ययी हुआ, विशिष्टीकरण को फायदों व एक रूपता हुआ। दोष है, आदेश की एकता को सिद्धांत के विरुद्ध काम करे, लोचहीन है, समन्वय में एक समस्या मानी जाए, निष्पादन कठिन हुआ, अधीनस्थों का कार्यभार अधिक हो जाए, संस्था में सत्ताधारी और निरंकुश लागू हो जाए। परियोजना से किसी भी परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए बनाया गया अस्थायी संगठन तथा विशेषज्ञों का परियोजनाओं में उपयोग होता है। लाभ, परियोजना पर पर्याप्त ध्यान दें, आवश्यकता के अनुरूप हुआ, आदेश और निर्देश की एकता हुआ, न्यूनतम मतभेद हुआ, परियोजना यथा समय संपन्न हो जाए, घटों की भी अनिश्चितता मानी जाए, समन्वय में कठिनाई हुआ, जल्दी सी, निर्णय में कठिनाई हो सी, अभिप्रेरित करना कठिन आने, आपसी मतभेद हो जाए। मैट्रिक्स या ग्रिड संगठन, परियोजना संगठन क्रियात्मक विभागीकरण दोनों में संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। के लाभ है, पर्याप्त ध्यान, विशेषज्ञों की सेवाओं का भरपूर लाभ हुआ है, अभिप्रेरित हुआ है, समन्वय में सुविधा हुआ है, लागत और ग्राहकों की आवश्यकता में सामंजस्य यानी समन्वय मिलजुल गए, दैनिक कार्यों मुक्ति हो जाए। दोष के, आदेश की एकता कठिन है, औपचारिक अनौपचारिक संबंध दोनों का उपयोग हुआ है, संगठनात्मक संबंध जटिल है, अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाए, लागत ज़्यादा हुआ है। समिति संगठन, समिति चुने हुए नियुक्त किए गए व्यक्तियों का समूह है जिन्हें सौंपे गए मामले पर विचार विमर्श करना पड़ता है।